हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने संस्कृत विषय के 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको संस्कृत सब्जेक्ट में मैंने आपको उसका सिलेबस जो है वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें 2 से 3 पार्ट्स बचे हैं, अभी उनको हम कवर करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम सिलेबस के साथ साथ हम कुछ रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा पेपर संख्या क्या है, पेपर हमारा है 7वां नंबर यानी कि 7वां प्रश्न पत्र है। क्या है, विषय क्या है हमारा, संस्कृत शिक्षण। क्या है, संस्कृत शिक्षण। अब हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। हमारे फ्री बैच का क्या नाम है, डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। यह है हमारे यूट्यूब चैनल, यह है फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। किस पर, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें जो क्लासेस है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। अब हम क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास हिंदी की होती है, जिसमें उन्होंने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। और उनकी नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 5 बजे बाल विकास की, यानी कि फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, जिसमें वो आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार रूप से इसका सिलेबस को कंप्लीट करा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 4 बजे मेरी संस्कृति क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को। मेरी एक और क्लास होती है शाम को 3 बजे कंप्यूटर की क्लास, इसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया है और उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। सिलेबस भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट भी करेंगे, फिर हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है और लास्ट क्लास होती है शाम को 6 बजे। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को। मैथ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसीलिए उनकी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मैथ्स और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ही बैक लगती है। संस्कृत भी सबको टफ लगता है, क्योंकि संस्कृत को छोड़े हुए उन लोगों को काफ़ी समय हो जाता है। आप लोगों ने 10th और 12th में ही संस्कृत पढ़ी होगी, उसके बाद तो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो इसीलिए इन सब सब्जेक्ट से क्या होता है, डर लगता है। इसीलिए इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और अपने डर को दूर कीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। क्या देखेंगे, 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि पेपर आपका कितने नंबर का होता है और कितना टाइम आपको मिलता है पेपर करने के लिए। तो पेपर का आपका समय होता है 1 घंटे का, और आपका पेपर जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 12 मार्क्स, कितने, 12 मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो इतने लाना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इससे कम होंगे तो आप फेल माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे, फेल। इसीलिए मैं आपका सिलेबस जो है बहुत ही डीप तरीके से और अच्छे से करा रही हूँ, जिससे आपको यहीं से ही सारे क्वेश्चन मिल सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना पेपर, इसको मिटा देते हैं और हम अपना शुरू करते हैं पेपर। ठीक है, ठीक है, आज हमारा पेपर है 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर। पहले क्वेश्चन है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, द्रशद शब्द का अर्थ है। द्रशद शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रशद शब्द का अर्थ क्या है, देखना। क्या होता है, देखना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वारणी शब्द में लिंग वचन और विभक्ति है। वारणी शब्द में लिंग वचन और विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा। क्या होगा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा। मैंने आपको सभी विभक्ति रूप, संज्ञा के विभक्ति रूप, सर्वनाम के विभक्ति रूप, इन सबको अपनी क्लास में कराया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, वहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से इसको समझाया है, आप इसको समझ लें। और इससे क्या होगा, आप अगर
विभक्ति रूप को पढ़ते हैं तो उनसे कनेक्ट करके आप और भी विभक्ति रूप को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एते शब्द में विभक्ति एवं वचन है। एते शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। एते शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, प्रथमा विभक्ति है इसमें और द्विवचन है, क्या है, और द्विवचन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत शब्द में धातु पुरुष एवं वचन है। गायत शब्द में धातु पुरुष और वचन है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अब लकार में जब हमने लकार पढ़े थे तो उनकी हमने पहचान देखी थी, जैसे कि लट लकार, ये लट लकार का ही है। जैसे कि लट लकार में क्या था, प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन थे। तो क्या था, ती ता अंति, क्या था, ती ता अंति। एक मिनट, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं अभी हम। मैंने आपको लकार पढ़ाए थे, लकार में मैंने आपको लकार की पहचान बताई थी, लट लकार की। किसकी, ये लट लकार का ही क्वेश्चन है। तो लट लकार की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, लट लकार की मैंने आपको पहचान बताई थी कि यहाँ पर प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रथम पुरुष होगा, यहाँ पर प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम, ठीक है, यहाँ मध्यम और यहाँ पर उत्तम। यहाँ पर क्या होगा, उत्तम होगा। इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि जब ये लट लकार हो, जब ये लट लकार हो तो इसकी पहचान होती है प्रथम पुरुष में ती ता अंति। क्या होती है, ती ता अंति, सी था, ठीक है, सी था, आमी आवा, ठीक है, आमी आवा आमा, क्या था, आमी आवा आमा। तो इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी ती ता अंति, सी था, आमी आव आम, क्या है, आमी आव आम। और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। क्या होगा, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया है कि गायत शब्द में धातु पुरुष एवं वचन हैं। गायत शब्द में धातु पुरुष एवं वचन है। तो कौन सा वचन है गायत में, क्या है, गा धातु है। क्या पहचान है इसकी, तो इसमें पहचान इसकी है कि गा धातु है। इसमें धातु क्या है, गा धातु। इसमें धातु क्या है, धातु है, गा धातु है। धातु क्या है, इसमें गा धातु है। और मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। क्या है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। क्या है, गायत, क्या है, गायत। तो इसमें धातु क्या है, गा है, मध्यम पुरुष है, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। और क्या है, यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने वहाँ प्रशिक्षु बैच संस्कृत सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाकर लकार को देख सकते हैं। मैंने लकार की सभी पहचान बताई है, जितने भी लकार होते हैं उनके प्रकार बताए हैं, प्लस उनकी पहचान बताई है और प्रैक्टिस भी कराई है। तो आप उसको देख लें, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप देखते ही उसका आंसर निकाल सकेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 19। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ऊन विशंति शब्द का अर्थ है। ऊन विशंति शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 को कहते हैं, मैंने आपको 1 से 30 तक की गिनतियां बताई हैं संस्कृत में। मैंने आपको 1 से 30 तक की सभी गिनतियां बताई हैं। अगर आपने वो भी क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें। मैंने आपका कंप्लीट सिलेबस करा चुकी हूं मैं, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को हम कर लेंगे कवर जल्द से जल्द।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 19 उन विसंति किसको कहते हैं, उन विसंति कहते हैं 19 को। किसको कहते हैं, 19 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है नकुला, कीर, अवन, लूता, आसंदिका शब्दों में किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। क्या है क्वेश्चन है नकुला, कीर, अवन, लूता, आसंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का हमें अर्थ लिखना है। ये क्या है, ये संस्कृत में शब्द दिए गए हैं और इनका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है कि नकुला मिस क्या होता है। नकुला मिस होता है नेवला, कीर मिस होता है तोता। आपने पहले पढ़ा होगा कि बहुत ही पहले आपने पढ़ा हो कि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि तोता किसको कहते हैं, तोता संस्कृत में कहते हैं शुका को। किसको, शुका को कहते हैं। जबकि कीर को भी क्या कहते हैं, जबकि कीर को भी क्या कहते हैं, तोता कहते हैं। इसी प्रकार से घोड़ा आपने पढ़ा होगा घोटक, क्या पढ़ा होगा, घोटका पढ़ा होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अवन भी कहते हैं, इसको अवन भी कहते हैं। तो संस्कृत में ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी संस्कृत का नाम उठा के दे दिया जाएगा और आपको वो हिंदी में लिखना होगा। ठीक है, लूता किसे कहते हैं, लूता कहते हैं मकड़ी व चींटी को। किसे कहते हैं, मकड़ी व चींटी को। किसको कहते हैं, मकड़ी और चींटी को लूता कहते हैं। क्या कहते हैं, लूता कहते हैं। तो इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं मिटा के, इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि नकुला किसको कहते हैं। ठीक है, कि नकुला किसको कहते हैं, नकुला कहते हैं नेवला को। कीर किसको कहते हैं, तोता को। तोता को शुका भी कहते हैं, तोता को शुका भी कहते हैं। अवन घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को और क्या कहते हैं, घोड़ा को और घोटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोटक कहा जाता है। लूता मकड़ी और चींटी को कहते हैं। किसको, मकड़ी और चींटी को क्या कहते हैं, लूता कहते हैं। क्या कहते हैं, लूता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा पितृ, शकी, इदम, ककुंभ, अप, अदस शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें संज्ञा और सर्वनाम को छांट कर लिखना है कि कौन सा संज्ञा है और कौन सर्वनाम है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। संज्ञा शब्द क्या है, पितृ और सखी। पितृ और सखी, पितृ माने क्या होता है, पितृ में होता है पिता। क्या होता है, पितृ में होता है पिता। और सखी यानी कि मित्र, सखी, मित्र, सखा। ठीक है, क्या होता है, दोस्त या सखी, मित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या है, आपके संज्ञा शब्द हैं। ये क्या है, आपके संज्ञा शब्द हैं। इंग्लिश में इनको नाउन कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, इन्हें नाउन कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, इदम है, ककुंभ है, अप है, अदस है। क्या है, इदम है, ककुंभ है, अप है, अदस है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखिए। एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा एतानी। क्या होगा, एतानी। एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, एतानी होगा। क्या होगा, एतानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्था धातु, लड लकार तथा स्था धातु, लड लकार, प्रथम पुरुष तीनों वचन में लिखिए। कौन सी स्था धातु, कौन सी स्था धातु, लड लकार, प्रथम पुरुष में तीनों वचन लिखिए। प्रथम पुरुष के हमें क्या करना है, प्रथम पुरुष के हमें तीनों वचन लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इसके हमें तीनों पुरुष लिखने हैं। क्या है, इसके प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को हमें लिखना है। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होगा, अस्थात होगा। ठीक है, द्विवचन में अस्थाम और बहुवचन में अस्थाना। क्या होगा, अस्थाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अस्थात, अस्थताम, अस्थान। क्या है, अस्थात, अस्थताम, अस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 15, 18 और 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 15 को, 18 को और 20 को हमें संस्कृत में लिखना है कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। तो संस्कृत में 15 को क्या कहते हैं, संस्कृत में 15 को कहते हैं पंचदशन। क्या कहते हैं, पंचदशन।
इसी प्रकार से 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसी प्रकार से 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादशन। क्या कहते हैं? अष्टादशन। मैंने अपनी गिनती की क्लास में आपको पहचान बताई थी कि जो 10 के बाद आते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं? उनमें अंत में दशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उनमें अंत में दशन का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि 15 में क्या होगा? पंचदशन। क्या होगा? पंचदशन। 18 का क्या होगा? अष्टादशन। 18 का क्या होगा? अष्टादशन। इसी प्रकार से 20 को क्या कहते हैं? 20 को संस्कृत में कहते हैं विशंति। क्या कहते हैं? विशंति। और जो 20 के बाद जो गिनतियां आती हैं उनमें उनके अंत में भी विशंति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि 21 को कहते हैं एका विशंति, 22 को कहते हैं द्विविशंति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 20 के बाद जो संख्याएं होती हैं उनमें विशंति का प्रयोग करते हैं, जबकि 10 के बाद जो संख्याएं होती हैं उनमें दशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उनमें दशन का प्रयोग करते हैं। इसको मिटा के एक बार फिर से इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं कि 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदशन, 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादशन और 20 को संस्कृत में कहते हैं विशंति। क्या कहते हैं? 20 को संस्कृत में कहते हैं विशंति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हितम मनोहारी बच दुर्लभा सूक्ति नीति परक वाक्य का अर्थ एवं पंक्ति में दीजिए। इसका हमें अर्थ बताना है। ये संस्कृत में नीति परक वाक्य दिए गए हैं और उनका हमें अर्थ को स्पष्ट करना है। तो क्या है? हितम मनोहारी बच दुर्लभा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा हितम यानी कि हितकारी, मनोहारी यानी कि मनोहर, बच का अर्थ होता है बचन और दुर्लभा के अर्थ होता है दुर्लभ। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? हितम मनोहारी बच दुर्लभा। तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर टाइप में ही आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं या उनसे रिलेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो होता है वो प्रीवियस ईयर से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। किसको देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा वे होती हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध होता है। किसका? जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान का बोध होता है उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हमारे आसपास जो भी वस्तु है, हमारे आसपास जो भी वस्तु है वो क्या है? संज्ञा का ही एक रूप है। क्या है? संज्ञा का ही एक रूप है। उदाहरण के लिए जैसे मोहन और सोहन आगरा गए। मोहन और सोहन आगरा गए, तो इनमें संज्ञा शब्द क्या होगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे करके अगर क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, मोहन और सोहन आगरा गए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये कह दें कि इसमें आप संज्ञा शब्दों को छांटिए। इसमें आप संज्ञा शब्दों को छांटिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन। ठीक है, क्या होगा संज्ञा शब्द? मोहन, सोहन। ठीक है, मोहन, सोहन और आगरा। मोहन, सोहन और आगरा क्या है? ये तीनों क्या है? संज्ञा के शब्द हैं। क्या है? संज्ञा शब्द हैं। क्या है? ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से ढूंढकर आप संज्ञा को बताइए या फिर सर्वनाम को बताइए। ठीक है, तो क्या है? मोहन और सोहन आगरा गए। तो आप समझ गए होंगे इसमें संज्ञा शब्द क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम मथुरा गए। हम मथुरा गए, तो इनमें संज्ञा शब्द क्या है? इनमें संज्ञा शब्द है हम। क्या है? हम।
तुम, ठीक है, हम, तुम, मैं, वह, यह, बे, तो ये सभी क्या है, ये सभी शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है, जो वह वाचन जो छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन, यानी कि जो छात्रों द्वारा किए जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। यानी कि वह वाचन जो शिक्षक के वाचन करने के पश्चात, शिक्षक जो वाचन करती है वो आदर्श वाचन होता है। तो उस आदर्श वाचन के करने के बाद जब बच्चे उसको दोहराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्वर वाचन। क्या है, नेक्स्ट है हमारा सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन क्या होता है कि उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। सस्वर वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन वह होता है जो उचित लय के साथ सुंदर और शुद्ध स्वर में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। सुंदर व शुद्ध स्वर में पढ़ा जाता है, सस्वर वाचन कहलाता है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको अनुकरण वाचन समझ में आ गया होगा। अनुकरण वाचन क्या होता है, जो शिक्षक के आदर्श वाचन करने के पश्चात क्या किया जाता है, जब बच्चे उसको दोहराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको अनुकरण वाचन कहते हैं। जबकि सस्वर वाचन क्या होता है, जो उचित लय के अनुसार शुद्ध व स्पष्ट व सुंदर शब्दों में किया जाता है, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए घर में उपलब्ध वस्तुओं से शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने में आपका क्या सुझाव है, बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, कैसा, रुचिकर बनाने के लिए घर में उपलब्ध वस्तुओं से शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने में आप क्या सुझाव देंगे। तो इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है, इस क्वेश्चन को आपको अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। इसीलिए मैं इसका आंसर खुद से नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि आपको खुद बताना होगा कि शिक्षण अधिगम जो संस्कृत का शिक्षण होता है उसको आप किस प्रकार से रुचिकर बना सकते हैं। घर में जो वस्तुएं हैं उनके माध्यम से, आप बच्चों को दिखाकर शिक्षण सामग्री के रूप में आप किस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखिए। नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखिए। तो श्लोक क्या है, रूपयौवन। तो श्लोक क्या है, श्लोक को देखते हैं। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, विद्या होना ना शोभते, निर्गंधा इव किंशुका। क्या है, निगंधा इव किंशुका। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक को एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। रूप यौवन संपन्न विशाल, कुल संभवा, विद्या होना ना शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुका। क्या है, किंशुका। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, रूप यौवन, यानी कि मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो। क्या है, रूप यौवन संपन्न विशाल, यानी कि मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, चाहे उसे कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, तो इसका अर्थ क्या है कि रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, चाहे उसने कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, विद्या होना ना शोभते, निगंधा इव किंशुका। क्या है, विद्या होना ना शोभन्ते, निगंधा इव किंशुका। तो यदि वह विद्या रूपी धन से, इसका अर्थ है कि विद्या होना ना, यानी कि
यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है। किस प्रकार की स्थिति होती है? यानी कि निगंधा एवं किंशुका, यानी कि बिना सुगंध के टेसु के फूल की होती है। जिस प्रकार से बिना सुगंध के टेसु के फूल की होती है, वही स्थिति उस बालक की या फिर उस व्यक्ति की होती है जो विद्या रूपी धन से क्या होता है? वंचित होता है। क्या होता है? वह व्यक्ति जो विद्या रूपी धन से क्या होता है? वंचित होता है, उसकी स्थिति बिना सुगंध के टेसु के फूल के समान ही होती है। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ हम एक बार फिर से बता देते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से इसको क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, रूप क्या है? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, यानी कि अर्थ इसका क्या है? मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो या फिर चाहे उसे कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, विद्या होना ना शोभते निगंधा एव किंशुका। ठीक है, तो यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी स्थिति उसी के समान है जैसे कि बिना सुगंध के टेसु के फूल। ठीक है, तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्रा धातु पर इसमें पद में लट और लड लकार दोनों में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों वचन के रूप लिखिए। इसमें हमें क्या करना है? लट और लड लकार के क्रा धातु, क्रा का क्या अर्थ होता है? क्रा का अर्थ होता है करना। क्या होता है? क्रा का अर्थ होता है करना। तो हमारी धातु क्या है? हमारी धातु है क्रा धातु, यानी कि जिसका अर्थ होता है करना। इसके हमें लट और लड लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को के तीनों वचनों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लट लकार को। किसको? सबसे पहले हम देखेंगे लट लकार को। तो यहाँ पर दिया है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मैंने आपको इसकी पहचान आपको बताई थी कि लट लकार में इसकी पहचान क्या होती है। एक बार देख लेते हैं। लट लकार में इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या मैंने आपको बताई थी? इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। एक प्रथम पुरुष में होगा प्रथम पुरुष में क्या होगा? ती ता अंति। क्या होगा? ती ता अंति। ठीक है, मध्यम पुरुष में होगा सी था और उत्तम पुरुष में क्या होगा? आमी आवा आमा। क्या होगा? आमी आवा आमा। ठीक है, तो इसकी पहचान आपको क्या बताई थी? मैंने आपको बताई थी कि प्रथम पुरुष में होता है ती ता अंति। प्रथम पुरुष में क्या होता है? ती ता अंति। मध्यम पुरुष में होता है सी था और उत्तम पुरुष में होता है आमी आवा आमा। क्या होता है? आमी आवा आमा। तो हमें क्रा धातु यानी कि करना, इसमें हमें इसका प्रयोग करना है। तो क्या होगा? प्रथम पुरुष में होगा करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। क्या होगा? प्रथम पुरुष में इसका होगा करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में होगा करोषि, कुरुथा, कुरत और उत्तम पुरुष में होगा करोमि, कुर्व, कुर्म। क्या होगा? उत्तम पुरुष में होगा करोमि, कुर्व, कुम। ठीक है, क्या होगा? करोमि, कुर्व, कुर्म। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, मिटा के एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो क्या है? क्रा धातु है हमारी और लट लकार में हमें इसको देखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के हमें तीनों वचनों को बताना है। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। क्या होता है? करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में होता है करोषि, कुरुथा, कुरत। जबकि उत्तम पुरुष में होता है करोमि, कुर्व, कुर्म। करोमि, कुर्व, कुर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे लड लकार। अब हम इसके लड लकार को देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी हमने लट लकार को समझ लिया है और अब हम देखेंगे लड लकार को। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे लड लकार के रूप। अगर आपने मेरी लकार की क्लास नहीं देखी तो आप उसकी क्लास जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें आपको सबकी पहचान बताई है। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको देखकर आप आसानी से अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि लड लकार की क्या पहचान होती है। लड लकार की क्या पहचान होती है? ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विभक्ति रूप यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होंगे। क्या होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होंगे। अब हम इनकी पहचान को देख लेते हैं लड लकार में। किसमें? लड लकार में। ये होगा एक वचन, यहाँ दो वचन और यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, तो लड लकार में इसकी पहचान होती है, लड लकार में इसकी पहचान क्या होती है? आता, आता। क्या होती है? आता, आता, आताम, आता, आताम, आ अन। क्या होती है? आ अन, आता, आताम, आ अन। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होती है? माँ मध्यम पुरुष में होती है आ छ या फिर इसमें होती है विसर्ग। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है? आतम, आतम। ठीक है, आ त। क्या है? आत। और उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में होता है आ अम, आ अम, आ आवा। क्या होगा? आ आवा। ठीक है, आ आमा। क्या होगा? आ आमा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि प्रथम पुरुष में होता है। इसकी मुख्य रूप से पहचान तो ये होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार से, तो आप सबसे पहले ये कैसे पहचानेंगे कि लड लकार का है? तो इसके शुरू में क्या होता है? आ होता है। इसके शुरू में क्या होता है? इसके शुरू में आ का प्रयोग होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? प्रथम पुरुष में होती है कि आता, आताम, आ अन। मध्यम पुरुष में होता है आ विसर्ग होता है इसमें, आतम, आता। और उत्तम पुरुष में होता है आ अम, आ आव, आ आमा। क्या होती है? आ अम, आ आवा, आ आमा। ठीक है, तो अब हम इसके लड लकार को देखेंगे। किसके? क्र धातु के लड लकार को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। तो प्रथम पुरुष में होगा आ करोत, आ कुरताम, आ कुरवन। क्या है? आ करोता, आ कुरताम, आ कुरवन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आता, आताम, आ अन, यानी कि आ करोत, यानी कि आ करोत, आ कुरताम, आ कुरवन। क्या है? आ करोत, आ कुरताम, आ कुरवन। मध्यम पुरुष में क्या है? आ करोआ, आ कुरतम, आ कुरत। क्या है? आ कुरा, मतलब इसमें विसर्ग लगता है और फिर क्या आएगा? अकुरतम, आ कुरत। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष में होगा अकवम, अकरवम। क्या है? अकरवम, आकुर्व, आकुर्म। क्या है? अकरवम, आकुर्व, आकुर्म। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारी लकार की क्लास को जरूर देख लें। इससे क्या होगा? आप इसको बहुत ही अच्छे से इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भो छात्र इहा गच्छ। क्या है? भो छात्र इहा गच्छ। ठीक है, तो इहा का अर्थ क्या होता है? इहा का अर्थ होता है, इहा का अर्थ या फिर अत्र का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यहाँ। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा? भो छात्र इहा गच्छ, यानी कि अरे छात्र। भो छात्र मतलब अरे छात्र, इहा गच्छ यानी कि यहाँ आओ। गच्छ का मतलब क्या होता है? आना। गच्छ का मतलब क्या होता है? आना। तो अरे छात्र यहाँ आओ। क्या है? अरे छात्र यहाँ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाम पत्रम पठता। क्या है? युवाम पत्र पठतम। क्या है? युवाम पत्रम पठता। ठीक है, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। युवाम का क्या अर्थ होता है? युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और पत्रम का अर्थ होता है पत्र, और पढ़ने की क्या होती है? पठता मतलब पढ़ते हो। पठता का अर्थ क्या है? पढ़ते हो। तो क्या होगा? युवाम पत्रम पठता। क्या होगा? तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्या है? ते कंदुके आक्रीडन। ते कंदुके आक्रीडन। तो ते का अर्थ क्या होता है? वे। ते का अर्थ क्या होता है? वे। कंदुके का अर्थ क्या होता है? गेंद। और आक्रीडन का अर्थ होता है खेले, यानी कि खेलना। तो क्या होगा? ते कंदुके आक्रीडन यानी कि वे गेंद से खेले। वे गेंद से खेले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पश्य का आगच्छति।
पश्य का आगच्छति। तो पश्य का क्या अर्थ होता है? पश्य का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना, यानी कि देखो। का अर्थ होता है कौन, और आगच्छति यानी कि आता है। आगच्छति यानी कि आता है। तो पश्य का आगच्छति, देखो कौन आता है, देखो कौन आता है। ठीक है, मैंने आपको अपनी अनुवाद की क्लास में अनुवाद के नियम, उसकी पहचान और किस प्रकार से अनुवाद बनाए जाते हैं वो कराया है। आप हमारी क्लासेस को देख लें, उसमें आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ लें, फिर आप आंसर को बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आसपास की कोई 4 वस्तुओं एवं पक्षियों के नाम या शब्द लिखिए। आसपास की कोई 4 वस्तुएं और उनके शब्द को लिखिए। ठीक है, तो आसपास की वस्तुएं क्या क्या हैं? ठीक है, तो अब हम देखेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम। ठीक है, तो साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? साइकिल को संस्कृत में कहा जाता है द्विचक्रिका। क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। ठीक है, इसी प्रकार से पगड़ी को संस्कृत में कहते हैं ऊषणीश। क्या है? ऊषणीश। क्या कहते हैं? ऊषणीशा। ठीक है, नेक्स्ट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं गंत्री। क्या कहते हैं? गंत्री कहते हैं। तकिया को संस्कृत में कहते हैं उपघानम। क्या कहते हैं? उपघानम। जहाज को संस्कृत में कहते हैं पोता। क्या कहते हैं? पोता कहते हैं। रजाई को संस्कृत में कहते हैं तूल पट्टी। क्या कहते हैं? तूल पट्टी। ठीक है, इसी प्रकार से गाड़ी को संस्कृत में कहते हैं सकट। क्या कहते हैं? सकट कहते हैं। रुमाल को करपट कहते हैं। रुमाल को क्या कहते हैं? करपट कहते हैं। कपड़े को भी क्या कहते हैं? कपड़े को भी संस्कृत में करपट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करपट कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा पक्षियों के नाम। नेक्स्ट है हमारा पक्षियों के नाम। तो यहाँ पर शब्द दिए, यहाँ पर अर्थ दिए हैं। कपोता। कपोता का अर्थ क्या होता है? कबूतर। संस्कृत में कबूतर को क्या कहते हैं? संस्कृत में कबूतर को कहते हैं कपोता। क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। शेन बाज को कहते हैं। मयूरा मोर को कहते हैं। मराल हंस को कहते हैं। उल्लू को उल्लू को कहते हैं। और काका कौआ को कहते हैं। और काका कौआ को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा यहाँ पर 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को हम ख़त्म करते हैं। इसमें क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 18 क्वेश्चन थे, जो आपके 25 मार्क्स के थे। कितने थे? जो आपके 25 मार्क्स के थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन 25 मार्क्स के थे। तो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको इसको कंप्लीट करा दिया है। आपको क्लास कैसी लगती है उसका फीडबैक आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ये सभी जो सिलेबस है, ये सभी सिलेबस जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है अपनी क्लासेस में। ये सभी सिलेबस जो है और ये सभी सिलेबस जो है वो मैंने अपनी क्लास में करा दिया है। तो आप हमारी क्लासेस को ज़रूर देख लें। मैंने अपनी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप क्लासेस को देख लें। उसके बाद इस पेपर को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये अनुमान लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ लिया है, मुझे ये आता है। क्या मतलब है कि मैंने ये पढ़ लिया है और ये मुझे आता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।